Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉप 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मीन्स कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किए गए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो सातवाहन वंश के बारे में हमें मत्स्य पुराण से पता चलता है। वायु पुराण से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण का उल्लेख है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महावीर के जीवन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से हमें महावीर के जीवन की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा है। राजतरंगिणी से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें राजतरंगिणी से पता चलता है। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद ने चचनामा लिखा है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो ये कात्यायन ने लिखा है। कात्यायन ने गार्गी संहिता को लिखा है। पतंजलि कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टॉलमी ने भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो फायान ने मध्य प्रदेश राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? तो वह कपिसा प्लेस पे पहुँचा था। ह्वेनसांग भारत में कितनों वर्षों तक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो 15 वर्षों तक ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया। ह्वेनसांग के भ्रमण को क्या कहा जाता है? तो ह्वेनसांग के भ्रमण को सीजुकी कहा जाता है, जो कि इसकी पुस्तक का नाम है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है। महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आया था। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी ने ही किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्को पोलो इटली का यात्री था। इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला किस भाषा में लिखा गया है? तो रेहला अरबी भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रेहला पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो रेहला पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था।
सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। किस कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो ये बोझहोम से मिला है। प्राचीन सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो प्राचीन सिक्के को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो यवन शासकों द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया गया था। किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में वीणा बजाते हुए मुद्रे प्राप्त हुए हैं और समुद्रगुप्त स्वयं वीणा बजाता था और उसने ही अपने ही पिक्चर के साथ उस पे मुद्रा पे चित्र अंकित करवाए हैं। भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकेडू से प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान पुडुचेरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग शासक खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। नासिक शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने करवाया था। नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो नासिक शिलालेख से गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति नामक लेखन किसने करवाया था? तो ये समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास सर विलियम जोन्स ने प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास किया था। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भिटारी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किससे मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति से कालिदास के बारे में मिलता है। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो वत्स भट्टी मंदसौर अभिलेख के रचनाकार थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो प्रतिहार नरेश भोज ग्वालियर अभिलेख से संबंधित हैं। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये बांसखेड़ा अभिलेख में किया गया है। किस काल के लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन आया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी पहला औजार था जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो ये गेहूं तथा जौ थी। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये नर्मदा घाटी से मिला था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तक की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता में गेहूं तथा जौ मुख्य फसल थी।
आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। 16 महाजनपदों के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध जनपद की राजधानी राजगृह थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य जामिल थे, जो बाद में उनके दामाद भी बने। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सभा कामी ने की थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ भेजा था? तो उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ की संख्या 7 है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक दिवोपोती था। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? तो गुप्त वंश का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम बना। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में गंधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सील कहा जाता था, जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी। गुप्त काल में ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो पेठ कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। धन्वंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूर्य सिद्धांत
नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये मानेकखेत में थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजावुर में हुआ करती थी। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है? तो नटराज प्रतिमा चोल काल की उत्कृष्ट कला है। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो अलवार विष्णु के उपासक को कहा जाता था। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो नयनार शिव के उपासक को कहा जाता था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा में एक बुद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दे दिए थे? तो देवपाल ने 5 गांव दान में दे दिए थे एक बुद्ध विहार बनवाने के लिए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो 712 ईस्वी पूर्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीता था। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो उसने 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। बख्तियार खिलजी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो आराम शाह बना दिल्ली सल्तनत का शासक, वो भी सिर्फ 8 महीने के लिए। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था। तुर्कान ए चहलगानी क्या था? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का असली नाम था। सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला तथा 1000 खंबा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये चराई कर कहलाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 में हुई थी। इस्लामी वास्तुकला रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला रत्न कहा जाता है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था?
तो सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किस शासक को स्वप्नशील तथा पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील तथा पिपासु के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष में लगाया? तो 1779 ईस्वी में लगवाया। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्था की शुरुआत की गई थी। मराठों से पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो मलिक अंबर ने किया था। करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने की थी। ढाका में किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो उज्बेकों से की थी। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो ये आयताकार खंडों में विभाजित थे। असेंबली बम कांड की घटना में भगत सिंह के साथ दूसरे अधिकारी कौन थे? तो दूसरे अधिकारी बटुकेश्वर दत्त थे जो भगत सिंह के साथ थे। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है? तो कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया है। किसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन वास्तुकला प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिला था? तो ये दिलवारा में मिला था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में कोलकाता नगर की स्थापना हुई थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो लाहौर में अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये कमल और रोटी था। कमल और रोटी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।